पीओके में 5 दिनों से आंदोलन जारी है। जी हां, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोश इस वक्त लोगों का कितना ज्यादा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आज पीओके के सेहंसा इलाके से हिंसा की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों की मौत से लोग भड़के हुए हैं। शव यात्रा के दौरान हिंसा हुई है। पीओके में हिंसा में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि उग्र लोगों ने सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया है। सरकारी बुलडोजरों में आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि सरकार और सेना के खिलाफ पीओके में जो आम लोग हैं, जो आवाम है, वो किस तरह से आक्रोशित है। और पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष नजर आ रहा है। सेहंसा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने अर्जा पुल को ब्लॉक कर दिया। पुल के ब्लॉक होने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। ये तस्वीरें देखिए। तो पीओके की आवाम सड़कों पर है और इस वक्त पीओके में पुलिस फोर्सेस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भारी गुस्सा है लोगों में। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को कई जगहों पर पीटा है। पुलिस वालों ने एक गांव में धावा बोला था और उसके बाद किस तरह से पुलिस वालों को पकड़कर यहां पीटा गया है, ये आप देखिए। गांव वालों ने पुलिस वालों को यहां से भगा दिया। तो देखिए, आखिर पीओके में क्यों हो रहा है प्रदर्शन, इसकी वजह क्या है, ये जल्दी से आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। आसमान छूती महंगाई एक बड़ी वजह है। बिजली पानी की किल्लत एक बड़ी वजह है। बिजली के बिलों में छूट मिले, ये लोग डिमांड कर रहे हैं। सी पैक प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों की जो अनदेखी हो रही है, उसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं। आरक्षित 12 सीटें समाप्त की जाएं, यह डिमांड है पीओके की आवाम की। सेना और आईएसआई की दमनकारी नीतियां बंद हो। सरकार के सामने इसी तरह की कुल 38 मांगें रखी गई हैं, जो आंदोलन की बड़ी वजह हैं। देखिए, पीओके में कहां कहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका भी पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, कोटली, रावलाकोट, हर जगह जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और आइए अपने तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त भारत, अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो कि पीओके के लोगों की एक बुलंद आवाज माने जाते हैं। अहमर मस्ती खान हमारे साथ मौजूद हैं, बलोच पत्रकार हैं। ये हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से जुड़ रहे हैं। जुनैद बहादुर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वोरा साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये स्थितियां कहां पहुंचती हुई नजर आ रही हैं? पिछले 5 दिनों से पीओके की आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ये बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। ये आखिर कहां तक पहुंचता नजर आ रहा है आपको? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया दोबारा यहाँ आने का, और फिर बाकी भी हमारे मेहमान हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। बट लेट मी बिगिन वेरी क्विकली सर। मैंने 3 देशों में काम किया है जहां पर मैंने उन देशों को टूटते हुए देखा है। सूडान, साउथ सूडान में देखा है, इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा, और चाड में मैंने देखा था एक हिस्सा अलग हो रहा था। 4 कारण होते हैं सर, जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं समझा देता हूँ। 4 मेन रीजंस जब लोग नाराज़ होते हैं, अलग होना चाहते हैं। पहला होता है आइडियोलॉजी, दूसरा होता है रिलीजन, भारत पाकिस्तान की तो कहानी आप जानते हैं। तीसरा होता है पॉलिटिक्स, और चौथा मार्जिनलाइजेशन। अब मैं आपको बता देता हूं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका बजट
पाकिस्तान सरकार ने 20% काट दिया इस साल। क्यों? IMF कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है मत खर्च करो, और दूसरा वो पैसा कहां जा रहा है जो बचा है? वो चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर में जा रहा है। लोग कह रहे हैं, पिछले साल भी प्रदर्शन हुए थे, हमारे पास आटा नहीं है, बिजली महंगी है, पीने को पानी नहीं है, हमारे रिसोर्सेज आप अपने लिए खर्च कर रहे हैं। सो सर, ये जो मूवमेंट चली है, दिस इज इकोनॉमिक, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, जैसे बिल्लू भाई क्लिंटन ने कहा था। लोग जो है पर कैपिटा, सर ये भी सुन लीजिए, पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज बिलो द नेशनल एवरेज, क्योंकि वहां कुछ दिया नहीं है, कोई डेवलप कुछ नहीं। अगर ऐसी चीज होगी, अब सुनामी आ रही है, जो मैंने देखा है अपने करियर में, इस सुनामी को रोकना नामुमकिन है सर। ये इस्लामाबाद में जो बैठे हैं बेवकूफ समझ जाएं, बहुत अच्छा होगा सर। इस सुनामी को रोकना नामुमकिन होगा पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ इस वक्त लंदन से मौजूद हैं। अयूब मिर्जा साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं मौजूदा प्रोटेस्ट को? ये क्या उसी तरह से गिना जाएगा कि प्रोटेस्ट हुआ और खत्म हो गया, या फिर इस बार जिस भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, पीओके की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है, हुक्मरानों के, सेना के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, ये बात इस बार दूर तलक जाने वाली है? तमीर, बहुत शुक्रिया। वोरा साहब बड़े तजर्बाकार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी। ये आगे जा रही है या ये थोड़े दिनों बाद माजी का फसाना हो जाएगी तहरीक, इसका जवाब इन चीज़ों में है जिनका जिक्र वोरा साहब ने किया। और नंबर 1 है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? दो कौमी नजरिया, जिसको हम मानते ही नहीं है। ये अहमद मस्ती खान साहब बैठे बलूचिस्तान के, ये भी नहीं मानते। तो एक तो आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा रिलीजन का मसला है। पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड, तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और रिलीजन के नाम पर हमारी मस्जिदों पर, हमारे मेंबरों पर जो है वो पाकिस्तान ने अपने पंजाबी मौलवी बिठा के कब्जा किया हुआ है। हमारी मस्जिदें भी कब्जे में हैं उनके, पंजाब के। तो फिर आ जाता है जो इन्होंने फरमाया पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स जो है, देखिए हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पीओजेके की, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई कानून पास करने का इख्तियार नहीं है। सो मच सो के एक चपड़ासी भी जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकता अनलेस के उसको मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स पाकिस्तान की इजाजत ना हो, या लोकल डीसी जो पंजाब से आता है उसकी काउंटर साइन ना हो उस पे, वो नहीं हो सकता जी। तो अब ये जो 12 सीटों का मसला है, ये 12 वो सीटें हैं जो महाजर पाकिस्तान में इस्लाम ढूंढने के लिए आए थे कश्मीर से, जो इंडिया की साइड का कश्मीर है, वहां से जो आए थे कश्मीरी, वो ये सोच के आए थे कि पता नहीं यहाँ मनोसलवा बिक रहा है, और ये पाकिस्तान आए और फिर ये जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, यहाँ इन्होंने हिजरत की जी। तो इनको पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं बसाया, बल्कि पाकिस्तान में फैलाया। कोई पिंडी में, कोई लाहौर में, कोई कराची, फैसलाबाद, पेशावर। ठीक बात है, लेकिन अयूब मिर्जा साहब अभी जिस मैं बता भारी संख्या में, अयूब मिर्जा साहब, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ दूं, अभी जिस भारी संख्या में, जिस भारी तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इनकी डिमांड क्या है? वो डिमांड जो हमने दिखाई अपने दर्शकों को, एक फहरिस्त सौंपी गई है कि भाई हमारी ये डिमांड्स पूरी कर दो, या फिर जो पीओके की जनता है वो इसका सोल्यूशन कुछ और देख रही है? मांगे ही बता रहा हूं ना, ये जो 12 सीटें हैं, ये पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सीटें होती हैं एक्चुअली, क्योंकि ये जो कश्मीरी महाजरीन होते हैं, ये पाकिस्तान के हक में हैं ये लोग, तो इनको मैनिपुलेट करते हैं पॉलिटिकली, उसको करने के लिए मैनूवरिंग। और आखिरी जो है वो है मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का तो मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ना हमारे पास कोई नौकरियां हैं, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, ना हमारे पास कोई डेवलपमेंट है, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना कॉलेज। तो इस वक्त जो मेन डिमांड है हमारी वो दो हैं। एक तो ये है कि जो 12 सीटें हैं इनको खत्म किया जाए महाजरों की, और वही इलेक्शन लड़ सके जो पीओजेके के अंदर रहते हैं, वहां के रिहायशी हैं। नंबर 2,
हमारा मुतालबा ये है कि आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, वो मार्जिनलाइजेशन वाली बात जी, तो पैसे नहीं है तो फिर आप ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जजेस और बड़े बड़े जो सिविल सर्विस के लोग हैं, इनकी करोड़ों रुपए की माहाना तनख्वाहें और इनकी मराहत जो है पेट्रोल टीएडीए अनलिमिटेड है, और फिर इनकी 2-3 पेंशन। सही बात है सर, वो तो दिख ही रहा है। और पीओके में ही क्या, पाकिस्तान में, मेन पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है प्रोफेसर अमिताभ। लेकिन ये तो सालों से होता आ रहा है, अनदेखी लगातार की जा रही है। हको हुकूक पीओके के लोगों के खत्म किए जा चुके हैं। जब जब आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को इसी तरह से सेना अपने बूटों तले कुचलने की कोशिश करती है। ऐसे में आपके हिसाब से इस वक्त सलूशन क्या नजर आ रहा है? मैं जोड़कर देखता हूं इसे राजनाथ सिंह के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द अपने आप धीरे धीरे पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो वो धर्म उसका आधार था, रिलीजन वाज द बेसिस ऑफ द स्टेट। जी, धीरे धीरे जब रियलिटी सामने आने लगी तब उन लोगों को पता कि धर्म से खाना पानी नहीं चलता है, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें करनी होती है। और अगर आप पाकिस्तान के इवोल्यूशन से ही देख लें, आइडिया से ही, तो आप पाएंगे कि बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर जो उनके ऑक्यूपेशन में है, वो सारी चीज़ें उन नेचुरली उनके साथ नहीं थी। इन सब के अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, अलग अलग मसाइल थे जो कभी भी पाकिस्तानी सोसाइटी ने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भारत को सबसे बड़ा अपना एनिमी बनाया, अपना एनिमी माना, और सारी दाल रोटी जो वहाँ के एलिट्स हैं वो उस पर सेकते रहे। और जो रियलिटी है जो वहाँ की सिविल सोसाइटी की, वहाँ के लोगों की, उसको सेना ने ख़त्म कर दिया। वहाँ एक ही इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, वो है सेना। और वो सेना कभी भी पब्लिक के तरफ कमिटेड नहीं है। उनका सिर्फ है एक एंटी इंडिया बोगी खड़ा करना, चाहे वो बलोचिस्तान का जो नेचुरल उनका रिजेंटमेंट हो, चाहे पीओके का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे सिंध में भी। अब आप सिंध में भी देखेंगे, ये तीसरा अब होने वाला है कि वहां जो हुआ, तो पाकिस्तान अपने ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर चला गया है। इस प्रोसेस में वहां के जो एलीट है, हुक्मरान है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से सिविल सोसाइटी से और अपने लोगों से लैक ऑफ डेमोक्रेसी के चलते वहां से कटता जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए सर इसे पीओके में आजादी का आंदोलन कहा जा रहा है, जिसका बड़ा नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कुछ और अहम खबरें पीओके से आ रही हैं। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सेना के जवानों के बीच झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में आग लगा दी गई। लोगों ने कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस वक्त आलम है, ये हालात पीओके में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों के प्रति पीओके की आवाम भड़की हुई है। आक्रोश इतना ज्यादा है कि कई सेना के जवानों को बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए। और पीओके में अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए लोग, पीओके में आईएसआई के गुर्गे एक्टिव कर दिए गए। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही। और देखिए, आंदोलन में सादे कपड़ों में शामिल हुए आईएसआई के गुर्गे, ये जानकारी मिल रही है। आईएसआई ने प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाई। आईएसआई ने आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश की है। तो देखिए, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कैसे की जा रही है। आईएसआई के लोग सादे कपड़ों में लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। आईएसआई की वजह से पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। आंदोलन के हिंसक होने के बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के खिलाफ पीओके में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी। और पीओके में आंदोलन कर रहे जेएसी यानी आवामी एक्शन कमेटी का आरोप क्या है, आपको बता दें। आंदोलन के दौरान राज्य प्रायोजित हिंसा की जा रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रही है, प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश रची गई है, शांत प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है।
और देखिए पीओके में कैसे पाकिस्तानी सरकार दमन चक्र चला रही है, ये आपको बता देते हैं। और इसके लिए हम इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे। पाकिस्तानी संविधान के तहत पीओके जो है वो पूर्ण प्रांत नहीं है। नागरिकों को पाकिस्तान की संसद में बराबरी का हक दिया ही नहीं जा रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जिसका जिक्र अभी अयूब मिर्जा साहब कर रहे थे। स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की है और यही वजह है कि आवाम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। पीओके का असली नियंत्रण पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों में है। भारत समर्थक नेताओं के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। प्रदर्शन और विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। विरोध करने वालों को गायब कर देना यहां पर बहुत आम घटना है और यही वजह है कि लोग भड़के हुए हैं। स्थानीय मीडिया पर कड़ा सेंसरशिप लागू कर दिया गया। आप सोचिए, इस्लामाबाद में पीओके के एक्टिविस्ट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जाता है। हमारे साथ मस्ती खान साहब भी मौजूद हैं। मस्ती खान साहब, किस तरह से देखेंगे आप इस प्रोटेस्ट को और इसमें इस बार क्या अलग नजर आ रहा है आपको? जी नमस्ते। देखें, एक मैं आपसे अर्ज करूं, वहाँ जो इन्होंने ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे 3 लोग इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो मंगला कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया, जो आर्मी के जो झूठ बोलने वाले हैं, जो स्पोक्स पर्सन है ब्रिगेडियर मोहम्मद तारिक, और जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। और मज़ेदार बात यह, चीफ सेक्रेटरी जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है पुराने, तो लगता है पाकिस्तान का जो है ना कश्मीर से अब फ्लाइट का वक्त आ गया है। तो ये लोग हैं। और इसके साथ जैसे कि आपको मालूम है, जो हिंदुस्तान में जो अच्छे शरीफ मुसलमान थे वो हिंदुस्तान में ही रहे, लेकिन जो सारे ठग जो इस किस्म के थे वो पाकिस्तान आ गए। अब जो इस वक्त जो मसला है उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है ये 12 सीटों का है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इन 12 सीटों पे जो है खासकर जो आईएसआई और फौज के बिल्कुल ही करीबी, ये नहीं है कि बाकी जो है करीब नहीं, लेकिन जो उनके पार्लियामेंट में जो आते हैं ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आईएसआई का एक तरह से फ्रंट ऑफिस है, और सालों से ही वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे वो एक तरीके से बी टीम के तौर पे फौज का काम कर रही है। लेकिन ये जो मुहाजिर जो हैं, जो कश्मीरी जिनके लिए इन्होंने सीट 12 रखे हुए हैं, वो इंतहाई घटिया तरीन है भाई। मैं आपको अपना एक मिसाल देता हूँ। आज से 29 साल पहले उन्हीं में से एक जो है इनके इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और हमारे हमसाए थे, और आके हमसे कहा कि भाई, मैं उस जमाने में देखें द न्यूज़ इंटरनेशनल में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था, बहुत मेरी वहाँ पे वो थी अच्छी वो थी। मेरे पास आए और कहा कि हमें कवरेज दे, और कहा कि भाई मैं जब लंदन में था, लंदन से पढ़ के आए थे, कहा कि जब मैं लंदन में था, मैं वहाँ जमाइमा खान के साथ मेरे रिश्ते थे, मैं उनको डेट कर रहा था। और ये खबर छपी, द न्यूज़ में खबर छपी, बहुत बड़ा वावेला हुआ। जो जमाइमा खान, जो इमरान खान के जो फादर इन लॉ है, इयन गोल्डस्मिथ, वो जिंदा थे, वो वहाँ से नाराज हुए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मालूम चला कि सारा का सारा झूठ, और मुझे उस बात पे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने 1 साल तक अहमद साहब, लेकिन अभी पीओके के लोगों के जरिए आपके पास किस तरह के इनपुट आ रहे हैं? क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। वहां पर लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं। जी हाँ, देखें ना, जब आप इस किस्म के ठग लोगों को लाते हैं आगे, और ठगों के जरिए आप एक जो अननेचुरल सी मुल्क जो अंग्रेज बना के गया है, हाँ, उसको दवाम देने की कोशिश करते हैं, तो वो चलता नहीं है जी। हम कहते थे कि ये आज़ाद कश्मीर, इन्होंने जो नाम रखा है, कहते इसका नाम आज़ाद कश्मीर इस वजह से है कि ये तालीम के सहूलतों से आज़ाद है, ये जो है सेहत के सहूलतों से आज़ाद है, इस वजह से इन्होंने इसका नाम कश्मीर रखा हुआ है। ठीक है, वहां पर ये जो लोग तो आजाद कश्मीर है, लेकिन आजादी को किस तरह से पैरों तले कुचला जा रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये सिलसिला दमन का
ये तो बरसों से जारी है, अब इंतहा हो चुकी है और अब आक्रोश जो नजर आ रहा है वो कुछ और ही कहानी कहता हुआ आपको नजर नहीं आता। आप तो बिल्कुल मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों में पोस्टेड भी रहे हैं, बहुत करीब से आपने देखा है उन इलाकों के लोगों की तकलीफों को भी। समीर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा जैसे आप कह रहे थे मुजफ्फराबाद, मैं वहाँ पे गिलगित की राजधानी गिलगित है और बाल्टिस्तान की राजधानी स्कार्दू है। मैं तुर्तुक में था क्योंकि 71 में इलाका हम लोगों ने लिया। तो आपको जान करके हैरानगी होगी कि 1947 में, उसके बाद 65 में, 71 में, 99 तक मैंने देखा इन लोगों को वाकई वो पाकिस्तान के साथ उनकी काफ़ी हमदर्दी होती थी। जबकि अब देखने को मिल रहा है कि वो जो हमदर्दी थी वो बिल्कुल घुम गायब। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इनके साथ बदसलूकी हो जा रही है, आप समझ सकते हैं कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का 30 रुपया, जबकि अपना उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जस्ट अबाउट 2 रुपीज और 30 रुपए। उसी माफिक आटे की कीमतें, पानी की किल्लत, पढ़ाई नहीं, एजुकेशनल फैसिलिटीज बुरा हाल। तकरीबन 40 लाख की आबादी उधर पूरे उस इलाके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 18 लाख लोग तो बाहर प्रदेश में हैं, उनके रेमिटेंसेस से ये लोग जी रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। और जिस प्रकार से आप समीर बता रहे थे, अभी जर्नलिस्ट को इतना मारा गया है, 200 लोग घायल हुए हैं। ज़रूर उस 200 में 70 लोग पाकिस्तान के पुलिस के हैं, 12 लोग मारे गए हैं जिनमें 3 पुलिस कर्मी भी इनके शामिल हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इनके साथ बदसलूकी हो रही है, वाकई कोई शक नहीं, जो अपने खुद के भारत के अंदर भी अब जैसे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खुद ब खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ मिलना चाहता है। बिल्कुल, क्या ये वक्त आ गया है? क्या ये वक्त आ गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। सरदार जुनैद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं आता हूं सरदार साहब, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें अपने दर्शकों को बता दें। पीओके में हालात गंभीर हो गए, प्रदर्शन तेज हो गया है, सरकार ने किया डिजिटल ब्लैकआउट, पीओके में सोशल मीडिया नहीं चल रहा है, प्रदर्शन की कोई भी तस्वीर बाहर ना आए, इसके लिए देखिए कैसी कैसी तिकड़में लगाई जा रही हैं। और देखिए, पहली बार छात्रों ने खोला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा। स्कूल कॉलेज के छात्र सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने खुलकर अपने आक्रोश का इजहार किया है। खुलकर सामने आने से आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि जनता इस वक्त कितनी आक्रोशित है। और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। और पीओके की सड़कों पर छात्रों के उतरने से आंदोलन तेज हुआ। पीओके में सेना और पुलिस की टुकड़ियों में कर दिया गया इजाफा। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति हिंसक होने पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। सेना पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है। और पीओके में परिवहन, इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप कर दी गई हैं। बाजार बंद होने से खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है। नीलम वैली, कोटली में कई जगहों पर झड़प की खबर सामने आ रही है। और पीओके की जनता आखिर गुस्से में क्यों है? क्यों वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं? इसकी वजह आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तान की सरकार बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा करती है। कब्जा की गई जमीनों पर सेना की छावनियां बना दी जाती हैं। बाहर से लाए गए पाकिस्तानी, पंजाबी, पठानों को प्राथमिकता दी जाती है। सी पैक प्रोजेक्ट से पीओके के संसाधनों पर धीरे धीरे करके कब्जा किया जा रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में खनिज, हाइड्रो पावर से चीन को फायदा हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग रोजगार और संसाधनों से वंचित किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना आईएसआई कट्टरपंथी संगठनों को संरक्षण देती है। ये कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। सरदार जुनैद, अब मैं आपके पास आता हूं। पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, आप कैसे देखते हैं इन तमाम खबरों को? और जब ये बातें की जाती हैं कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं आज की तारीख में पीओके के लोग, और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई उम्मीद बची नहीं।
थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे इस पूरे आपके डिस्कशन के दौरान समझ में आई है एज अ कश्मीरी, वो ये है कि हम कश्मीरियों को इन 7 डेज में जो बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा, उनमें एक बड़ी नाकामी की वजह ये भी है कि हम आप लोगों की तरह मीडिया की जो प्रेजेंटेशन है उसमें शायद नाकाम रहे। द वे यू हैव ग्लैमराइज्ड दिस एंटायर फियर मॉन्गरिंग, वो हम लोगों से बहुत दूर की बात है। थैंक यू वेरी मच द वे यू गाइस आर डूइंग इट। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम एक्शन कमेटी के हवाले से, जो मैं उनका कदरा सा कारकुन हूँ, एक्शन कमेटी ये चाहती है कि जो 12 महाजरीन की सीटें जो 1947 में आए और उसके बाद 87 से लेके 90s के दरमियान में आए महाजरीन, यहाँ पर कुछ आके मुजफ्फराबाद में आबाद हुए और कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए, वो महाजरीन की नशिस्तों को खत्म किया जाए, क्योंकि वो इलेक्शन के अंदर एक रिगिंग की तरह काम करते हैं। दूसरा, जो आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर है, जिसको आप पीओके कहते हैं, उस पीओके के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं जो काम भी करते हैं, मगर वहाँ पर हमारे अपने इदारे कायम नहीं हैं। यानी कि सेहत की बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं, जिनके लिए पाकिस्तान के इदारे भी मुजरम तो हैं, मगर साथ हमारे वो जो सियासी टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो सियासी टोला जो कि बेईमान भी है, वो हमारे साथ बददियानती भी करता है और मुनाफिकत भी करता है, और उन्हें 70 सालों से मिलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर लूटा है। ये जो एक्शन कमेटी है ये 33 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, यानी कि नून लीग से भी हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी हैं, और वो यासीन मलिक साहब जो आपके जेल में, उनकी पार्टी से ज्यादातर लोग उसके अंदर मौजूद हैं, जो 33 अफराद हैं जो कि कमेटी का हिस्सा हैं। ये कमेटी ये चाहती है कि वहां पर यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। ये कमेटी ये चाहती है कि जो पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर है, यहाँ पर मुराद याफ्ता तबका जो हमारे ऊपर काबिज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास 4000 सीसी गाड़ियां हैं, उनको मुराद खत्म करनी चाहिए, और वहां पर एक आम आदमी के साथ इस्तेसाल से पाक निज़ाम को नाफिज किया जाना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि वहां पर यकसा तालीमी निज़ाम के साथ साथ वहां पर आमदोरफ्त के लिए जो सड़कें बनानी है वो बनाई जाएं, वहां पर लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर आनी चाहिए, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, गार्बेज प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। ये 38 नुकात हैं जिनमें से कोई नुक्ता ये नहीं कह रहा, ये नहीं कहता नुक्ता कि हम ये कह रहे हैं पहले बुनियादी सहूलतें तो दो, बुनियादी सहूलतें दोगे हमें पहले इंसान। यहाँ तो सर सोच पर ही पाबंदी लगाई जा रही है। दीपक वोरा साहब, दरअसल हकीकत तो यही है कि 1947 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नींव में, जड़ में मट्ठा डालने का काम किया था, और जिस तरह से महाराजा हरि सिंह ने वो विलय पत्र पर साइन नहीं किए, वो 2-3 महीने का वक्त मिल गया और पाकिस्तान की तरफ से, जिन्ना की तरफ से कबाइलियों को, आतंकवादियों को भेजने का सिलसिला शुरू किया गया, वो देखिए आज तक जारी है। मतलब वो कैरेक्टर बन गया इस मुल्क का। लेकिन अगर इतना करके कब्जा किया भी था तो फिर वहां के लोगों की ये दशा क्यों? बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, ब्रिलियंट एनालिसिस। अभी मैंने मिर्ज़ा साहब की बात सुनी और दूसरे हमारे जो विदेश से मेहमान जुड़े हैं, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैं इतना कहना चाहता हूं सर, भारत में भी यही समस्याएं हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट को जनरल साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समय था जब सिसेशन की बात चलती थी, जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं, दक्षिण भारत का आप जानते हैं। अब मैं बताता हूं सर, हाउ डिड वी डील विद दिस। ये तरीका होता है डील करने का। जब मैं राजदूत था कहीं पर, उस देश में भी सिसेशनिस्ट मूवमेंट थी। प्रोटेस्ट सिसेशन तब मांगता है जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज टोटली इनइफेक्टिव। अगर ये समझ पाते ये क्या हो रहा है तो ये गोली नहीं मारते, सर नहीं फोड़ते। तो सर, जिस देश में मैं था उन्होंने हमसे पूछा कि आपने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया था। उनका डेलीगेशन आया, हमसे समझे कि किस तरह से हमने डील किया था। लेकिन इन लोगों का, खास तौर से मैं क्षमा चाहता हूं, पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी, मैं भी आधा पंजाबी हूं सर, आधा सिख हूं, आधा पठान हूं, हम लोग, ये लोग नहीं समझ पाते कि दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। आप लोग समझिए ये क्या चाहते हैं, डील विद देम। अगर आपने इनको दबाने की कोशिश की, अब ये नहीं दबेगा सर, सुनामी रुकती नहीं है कभी सर। और अब नौजवान आ गए हैं, ये जेनजी फिर से आप देख रहे हैं। मेडागास्कर एक आइलैंड है, आज वहीं चल रहा है जेनजी प्रोटेस्ट, यही आप देखेंगे पीओके। बिल्कुल, और पीओके में हम देख रहे हैं अयूब मिर्जा साहब कि अब स्टूडेंट्स भी भारी तादाद में इस आंदोलन में जुड़ते नजर आ रहे हैं, इस वक्त सड़कों पर हैं। आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है छोटे में सर?
ऑडियो म्यूट है अयूब मिर्जा साहब। सोल्यूशन इसका ये है कि पाकिस्तान हमारी सारी मांगें तस्लीम करे। सोल्यूशन वही है जो हमारी मांगे हैं 30 अवामी एक्शन कमेटी की, उनको तस्लीम करे। इससे कम पे तो अब हम नहीं मानेंगे। हमने पहले भी जो है वो इन्होंने हमसे वादा किया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कि नोटिफिकेशन इस्लामाबाद से जाकर पीओजे के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे ऐलान किया कि ARY पे कि जी हमने आपके मुतालबात मान लिए हैं और नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन वो किधर है, उस पर अमल दरामद किधर हुआ है? कोई अमल दरामद नहीं हुआ और हमारे लोग जेलों में हैं। तो अब तो ये है कि सबसे पहली बात, और फिर ये कहते हैं ये इंडियन एजेंट हैं। भाई शौकत नवाज मीर कहाँ से इंडियन एजेंट हो गया? मतलब है ये एक मजाक है। दूसरा, अब जो मुतालबे हैं उसके अंदर तो एक मुतालबा अब ये शामिल हो गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। इनके गुंडों ने हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग की है और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं जी, उसके लिए जुडिशल कमीशन बने। ये कैसे हो सकता है? हमारी जो पीओजे की आज़ाद कश्मीर की पुलिस है उन्होंने तो फायरिंग करने से रोक दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करते फायरिंग अपने लोगों पे। तो फिर उनके ऊपर पंजाब FC ने फायरिंग करके पाकिस्तानी हमारे पीओजे के पुलिस वालों को शहीद किया ना। दूसरी बात ये जो आप है, मैं समझता हूँ कि अगर आप वाकई ये समझते हैं हकीकत में कि महाराजा हरी सिंह का जो मुआहदा हुआ है उसके तहत ये पूरी रियासत जो है भारत में शामिल हुई थी जी, और ये इलाके पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, तो फिर आपको भी अपना नैरेटिव चेंज करना चाहिए मीडिया पे। आपको भी फिर ये कहना चाहिए कि पीओजे में भारतीय नागरिकों पर गोली चल रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये साहब जो कश्मीर के बैठे हुए हैं और सारे जो लोग हैं ये सब बाय डिफॉल्ट तो इंडियन सिटीजन है, वो माने या ना माने। लेकिन एक लीगल डॉक्यूमेंट है 26 अक्टूबर 1947 का, जिसकी रूह से इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है ये इंडियन टेरिटरी। तो आप मीडिया पे ये मत कहें पीओजे में कश्मीरियों पे ये जुल्म हो रहा है, या वो आप कहें पीओजे का मतलब पाकिस्तानी। सर लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि पीओके की ये जो सरजमीन है इस पर अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने और ये कब्जा उसे छोड़ना ही पड़ेगा। एक अहम खबर और आपको बता दें, पीओके में पुलिस की बर्बरता का एक नया वीडियो हमारे पास आया है। पीओके में 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। सेना के खिलाफ सड़कों पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस के जवान फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि भीड़ पर गोलियां चलाई गई हैं और भारी संख्या में लोगों की जान गई। तो देखिए जिक्र लगातार पीओके का हो रहा है और पीओके को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद दिनों पहले ही क्या कहा है, अब आपको यह भी सुना देते हैं। थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह का वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। पीओके को लेकर देखिए इस्लामाबाद में इस वक्त कैसे हंगामा मचा हुआ है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस ने बर्बरता की है। पीओके समर्थक प्रदर्शनकारियों पर यहां हमला कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस्लामाबाद के प्रेस क्लब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या ये आपको बता दूं। दरअसल पीओके के कुछ एक्टिविस्ट इस्लामाबाद के इस प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, अपना दुख दर्द बयां करना चाह रहे थे, मीडिया के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर उन पर मारपीट की गई, उन पर डंडे चलाए गए और उन्हें यहां प्रेस क्लब से भगा दिया गया। और इस्लामाबाद प्रेस क्लब से खबर यह आ रही है कि पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई है। जबरदस्ती प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को टॉर्चर किया गया। पीओके में प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को भी बेरहमी से पीटा गया। ये तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में यहां पर पत्रकार मौजूद थे क्योंकि पीओके के एक्टिविस्ट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहां पर पत्रकार पहुंचे थे। पीओके के जो कार्यकर्ता हैं उनको तो पीटा ही गया, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद के इसी प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई। और इस्लामाबाद प्रेस क्लब हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने हमले की निंदा की है।
हमले के बाद शाहबाज सरकार के खिलाफ मीडिया में भी गुस्सा है। तो ये इस वक्त के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक विद्रोह की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। और जो मैंने कहा था आपसे, थोड़े दिनों पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर भारत सरकार के स्टैंड को साफ किया था। वो बयान आपको सुनवाते हैं। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, और कौन भुला सकता है जब देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर जोरदार अंदाज में अपनी बात रखी थी। याद कीजिए वो बयान, देखिए। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। तो प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं, अब तो पीओके में लोग आंदोलित हैं, भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख भी रहे हैं। भारत सरकार का पीओके को लेकर जो स्टैंड है उसे मौजूदा सरकार बुलंद आवाज में बार बार लोगों के सामने रख चुकी है। ये स्थितियां किधर जा रही हैं? देखिए, पीओके में एक पब्लिक रिजेंटमेंट है, और वो पब्लिक रिजेंटमेंट है पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के खिलाफ। अगर आप ध्यान दें तो वो उनके डिमांड्स क्या हैं, आप देखिए ना, वो कह रहे हैं मंगला पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली पाकिस्तान को जा रहा है उसको पहले हमें देना चाहिए, उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो प्रिविलेजेस दी जा रही हैं उनको विड्रॉ किया जाए, यानी हर चीजें। और आपने इनका नाम किया है आजाद कश्मीर, ये कभी आजाद नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसका नेचुरल करोलरी क्या है कि वो भारत के तरफ देखेंगे, भारत के में आना चाहेंगे। और वैसे लोग जो ये मानते हैं कि शायद वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये नहीं मानती हैं कि कश्मीर, उनका जो कश्मीर है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, उनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं मानती हैं कि ये इंडिपेंडेंट पीओके बनेगा, उसको वहाँ उन्होंने बैन किया हुआ है। यानी डाइसेंट हर लेवल पे है। तो उसका एक नेचुरल अपसर्ज जो होगा रिसेंटमेंट का, वो किधर आएगा? वो भारत की तरफ आएगा। तो जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं या अमित शाह जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है। हाँ, अब भारत को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे कि किसी तरह वहां के जनमानस को भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया जाए, जो वहां की डिस्पेंसेशन नहीं करने देना चाहिए। साहब अभी कह तो रहे थे कि फिर सरकार को यह भी मानना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, उनका कहना कई हद तक सही भी है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि हमारे टेरिटरी में ये कंट्रोल जो किया जा रहा है और वहाँ जो डाइसेंट को दबाया जा रहा है वो अनडेमोक्रेटिक है, तो जाहिर है भारत की तरफ लोग देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ सीधा जाके इंटरवीन करें, नहीं, पहले वहाँ रिजेंटमेंट होने दें। जिस तरह सीपेक के अगेंस्ट रिजेंटमेंट हुआ है बलोचिस्तान में, गिलगिट बल्तिस्तान में, उसी तरह का कुछ यहां भी मूवमेंट बनेगा, तब भारत को इंटरवीन करना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि यह भारत का अभिन्न अंग है, जितनी जल्दी हमारे साथ आएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, अहमद मुफ्ती खान साहब, आपका व्यू पॉइंट इस पर क्या है? क्या इंटरवीन करने का वक्त आ गया है? आ गया है। मैं तो इंटरवीन जो है 1947 में ही होना चाहिए था, बहुत बड़े पैमाने पे। ये अजीब ड्रामा मुल्क जो अंग्रेज बना के गया है पाकिस्तान, ये तो किसी डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं था। और ये कश्मीर जो है 3000 साल पुराना, और इसको ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये किस किस्म के बेवकूफ जिहादी हैं। इस वक्त जो है मदरसे का जो जनरल है वो पाकिस्तान का इंचार्ज है, पाकिस्तान का बिल्कुल ही मुंह काला है इस टाइम पे। आप देखें कि ये मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक, उसके सन इन लॉ ने डायरेक्ट
खुद से अपने हाथ से आवाम पर फायरिंग करके उनको जख्मी किया है, उनको शायद हलाकत भी वहां हुई है। इस किस्म के ये लोग हैं। मैं आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, जो शख्स जो फ्राडिया, वो उनके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनका भाई जो है तो मांगे भी तो उन्हीं से की जा रही है ना। अब ये जो लंबी चौड़ी फहरिस्त सौंपी गई है, ये उन्हीं को तो सौंपी गई है, उन्हीं हुक्मरानों को, उन्हीं नेताओं को, उन्हीं सैन्य अधिकारियों को। वो तो ये तो देखें, ये मुझे हमें तो उम्मीद है कि ये पहले देखें इन्होंने क्या नाम रखा भाई साहब। हाँ। इन्होंने रखा नाम बनियान अल मरसूस। हाँ। 1% पाकिस्तानियों को भी पता नहीं है कि बनियान अल मरसूस क्या भला है। जो जद्दोजहद उसका नाम रख दिया इन्होंने फितनाउल हिंदुस्तान। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है जो कश्मीर में हो रहा है, अब इसको ये क्या कहेंगे? इसको क्या फितना सोनिया गांधी कहेंगे? ये ड्रामा मुल्क है, ये मुल्क चलने वाला नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैकडोनल्ड बर्गर डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसको ज्यादा दिन नहीं बचा सकता है। ये कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी जी जिनपिंग के। क्या मुल्क इस तरह से चलते हैं? ठीक है, आप तो अपने बिल्कुल नहीं चलता सर, बिल्कुल नहीं चलता। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद है। कुलकर्णी साहब, आपके हिसाब से अभी मौजूदा हालात, मौजूदा दौर को देखते हुए सॉल्यूशन क्या नजर आ रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ ने भेजा तो है कोई डेलीगेशन, पर सुनने वाला कोई नहीं। आक्रोश, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, आक्रोश जो है पीओके के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा है। किल्लत, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को हम देखते थे, अपनी आंखों से मैंने देखा है, जिस प्रकार की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिस प्रकार से प्रिविलेजेस लेते थे और जिस प्रकार से वहाँ के आवाम को दबाया जाता था, मज़हब के ऊपर भी वहाँ पे, क्योंकि शिया हैं, अहमदिया हैं, बाकी लोग इस्लामी हैं, तो उनके ऊपर जिस प्रकार से सुन्नी और ख़ासकर पंजाबी लोग जो हैं, बहुत ज़बरदस्त दबाव है। उसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं और मुझे लगता है आज, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब वक्त आ गया है। पीओके ने सब मिल करके खुलेआम सड़कों पर ये आ गए हैं। अब इन्होंने वापस नहीं जाना चाहिए, किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब आवाज़ बुलंद हुई है, अब उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपने आप आना है। जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम शुरुआत उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, 47 में अंग्रेज़ों ने इनके साथ जो इस प्रकार से धोखाधड़ी की, मेजर ब्राउन ने गिलगिट जो वहाँ की थी पूरी फौज, उसके अंदर वो पाकिस्तान को ये जो गिलगिट दिलाया, उसके बाद से मुझे लगता है आज तक पाकिस्तान वो उससे उभर नहीं पाया। वक्त आ गया है, ये जो सब्सिडाइज आटा कह रहे हैं, सब्सिडाइज बिजली कह रहे हैं, 12 जो सीटें हैं उनको हटाने, वो सब हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ठान लेनी चाहिए कि उन्होंने भारत में आकर के विलय होना है और उसके बाद ही सुधरेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है। आपके हिसाब से सॉल्यूशन सिर्फ भारत में विलय है। और देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, कुछ और अहम खबर आपको बताते हैं पीओके से। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प जारी है। सेना की फायरिंग में 14 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 3 पुलिस कर्मियों की मौत की भी पुष्टि हुई है। 14 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी थे। 3 पुलिस कर्मियों की भी जान गई है ताजा विरोध प्रदर्शन के दौरान। और पीओके में इस वक्त इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं 5 दिनों से बंद हैं। पाकिस्तान की सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी प्रदर्शनकारियों से बात करेगी, यह कहा गया है, किया नहीं गया है। तो लगातार किस तरह से सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए एक समिति बनाने की बात कही गई है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र हो रहा है, यानी पीओके ये कहां मौजूद है, मैप के जरिए आपको समझाते हैं। पीओके में इस वक्त जो हालात हैं वो आपने देखे। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर रही। ये अक्साई चीन का इलाका है, ये चीन है। और चीन में की अगर बात की जाए तो 1963 में ये इलाका पाकिस्तान ने चीन को दिया। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर का वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, और यह कब्जा पाकिस्तान को हर हाल में छोड़ना ही होगा। भारत के ये तमाम हिस्से आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संजय वोरा साहब मौजूद हैं। वोरा साहब, लेकिन सवाल यही है कि यह होगा कैसे? ये सवाल आपने मुझसे पूछा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक वोरा,
अब मेरा प्रश्न मैं जो आपने अभी सवाल पूछा है मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरी फितरत नहीं है, हम डिप्लोमेसी में हम भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। सर, एकदम से इंडिपेंडेंस वो घोषित नहीं करेंगे। इस्लामाबाद की जो सरकार है वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोनॉमी देगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसका मतलब है कि वो अपने फॉरेन रिलेशंस डिटरमिन करेंगे, जहाँ से कर्ज लेना है वो लेंगे। इफेक्टिवली इसको कहते हैं डी फैक्टो इंडिपेंडेंस बट नॉट डी जोरे। ये पहला कदम होगा। जब वहाँ पे तरक्की होगी, वहाँ के हालात सुधरेंगे, उस समय खुद ब खुद सा आप देखेंगे दे विल कम बैक टू द मदर। ये घर वापसी होगी। दे वांट टू रिटर्न बैक टू इंडिया, क्योंकि भारत की तरक्की यहीं तो, एक ही तो बॉर्डर है, उस तरफ हमारा है, इधर इनका है। देख रहे हैं क्या हो रहा है। दे वांट टू कम बैक सर। कौन नहीं चाहता खुशहाली? और ये अगर इस्लामाबाद समझ जाए, आप डंडे से कंट्रोल नहीं कर सकते जज्बात को। जज्बात डंडे को तोड़ देते हैं सर। सरदार जुनैद बहादुर खान, क्या आपको लगता है वोरा साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वही एकमात्र सलूशन मौजूदा परिस्थितियों को, हालात को देखते हुए नजर आता है? एक कश्मीरी होने के नाते मुझे ये लगता है कि आप दोनों अतराफ के मीडिया के शोर में हमारी चीखें सुनाई नहीं देती। 70 सालों से हम तो चीख रहे हैं। आज सुबह एक प्रोग्राम था पाकिस्तान का, वहां पर भी आपकी जगह का एक एंकर था जो बहुत शोर मचा रहा था कि जो लद्दाख में आंदोलन हो रहा है उसमें इंडिया तकसीम होने वाला है। आज शाम को प्रोग्राम में बैठा हूं तो आप कह रहे हैं पीओके तकसीम होने वाला है। 70 सालों से हम कश्मीरी। सरदार खान साहब, मुझे ताज्जुब हो रहा है आपकी बातों पर, मुझे ताज्जुब हो रहा है आपकी बातों पर कि पीओके के लोगों की आवाज उठाने को आप शोर मानते हैं। मतलब पीओके के लोगों की आवाज उठाने को आप शोर मानते हैं? ये शोरगुल है आपके लिए? मेरी चीखें फिर से गुम हो गई हैं। मेरी चीखें तो सुन लीजिए, मेरी चीखें तो सुन लीजिए। हुजूर, आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, लग रहा है आप तक ना वो चीखें पहुंच रही हैं, ना वो आवाजें पहुंच रही हैं। और जिस तरह से उन आवाजों को पीओके में जो कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं, आप उनकी हालत को समझ नहीं रहे हैं। शायद इस वजह से आप ये बातें कर रहे हैं, और शायद इस वजह से पीओके की खबरें आपको शोरगुल लग रही हैं। दुखों का मतलब मुझे वाकई हैरानी है इस बात पर, बहुत हैरानी है। संजय कुलकर्णी साहब, कुल मिलाकर क्या कहीं ना कहीं पीओके की आवाज उठाने वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इस मुद्दे पर बटे हुए हैं क्या, या अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, अपने लोगों को कहना क्या है, और पीओके में जो इस वक्त हो रहा है उसको झेलने का, सहने का ये दौर इसीलिए खत्म नहीं हो रहा है? देखिए समीर भाई जी कुलकर्णी साहब, बात नहीं सुन रहे। मैं आ रहा हूं, अयूब मिर्जा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। समीर, आप कितना भी कह लें, आज की तारीख में पीओके के अंदर मैं कहूँगा जैसे मीर साहब कहते हैं, सारे के सारे 95% से भी ज़्यादा लोग, आप आज देखिएगा जम्मू कश्मीर जो पूरा का पूरा जिसका 28% भाग पीओके है, यानी कि तकरीबन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पीओके है, जिसमें 48 लाख लोग रहते हैं। सब के सब आज रास्ते के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। उनके साथ पंजाब से जो हुकूमत है उन्होंने उनको कुछ भी नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं आटे की कीमत क्या है, बिजली की कीमत क्या है, वहाँ पर पढ़ाई की कीमत क्या है। हर एक 30,000 फौजियों को ला करके इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। मुस्लिम लीग के कारण ही आज ये परेशानी है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मुस्लिम लीग गोली चला रही है। अवामी एक्शन कमेटी के बरखिलाफ दोनों के बीच में रास्ते के ऊपर लड़ाई चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो आज वक्त आ गया है, इनकी आवाज़ खुद आवाम उठानी चाहिए और अब आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। अगर आर पार की लड़ाई अब नहीं होगी, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सीपीईसी के बहाने चीन ने पूरा का पूरा खुंजरा पास से लेकर के ग्वादार तक जो रास्ता बना रखा है, इसके कारण इनको और नहीं, जैसे बलूचिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा, वैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान में भी। ठीक है कुलकर्णी साहब, अमजद अयूब मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मिर्जा साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको सरदार जुनैद बहादुर खान साहब को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, उनको पूरी बात तो करने देते कि समझ में आए वो क्या कह रहे हैं। क्या बात की? ठीक है ना, जब आपकी मर्जी की बात नहीं होती तो आप शोर डाल देते हैं, जैसे अब आपने शोर डाल दिया। गदर मचा हुआ है और वहां की खबरें अगर किसी को बात पूरी करने दें आप, तो फिर क्या किया जाए? नहीं चलेगा प्रोग्राम, ऐसे नहीं होती बातें। उनको पूरा आपने बुलाया है
वो पीओके के ठीक है, चलिए मैं पीओके की खबरों पर ही चला जाता हूं। मैं पीओके की खबरों पर ही जाता हूं और दिखाता हूं आपको भी कि पीओके में इस वक्त चल क्या रहा है। पीओके में पुलिस और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है जनता। पुलिस वालों के कपड़े, हेलमेट की सेल लगा दी गई। एक और तस्वीर देखिए, 10 रुपए में पुलिस वालों के कपड़े बेचे जा रहे हैं। सांकेतिक रूप से पुलिस वालों के ये कपड़े बेचे जा रहे हैं और ये एक तरह का तरीका है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किस तरह से जनता लामबंद है, कैसे अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये उससे जुड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को भी पीटा है। लाठी डंडों से पुलिस वालों की पिटाई की गई है। कोटली जिले में आज भी बंद का असर देखा जा रहा है। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस वालों को किस तरह से पीटा जा रहा है और कोटली से पुलिस वालों को भगाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस वक्त लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। और प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, जो स्थितियां हैं वो तो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है पीओके की जो 20 लाख की आवाम है, जो आम लोग हैं, वो अब हुक्मरानों से किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। देखिए, ये जो प्रेजेंट मूवमेंट है 2023 से चल रहा है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, लेकिन अभी उसकी हम परिणति देख रहे हैं क्योंकि 2023 से जो अब तक मूवमेंट चला आ रहा है, ये सेम मूवमेंट, उसका कोई अंजाम नहीं निकला है। और ये जो 40 सूत्री डिमांड है उनका, हाँ, उसका भी कोई लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ये जाता नहीं दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 मुद्दे हैं जिन पर अभी तक गतिरोध बना हुआ है, उनको भी सेटल करने की बात नहीं है। तो ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ अब इन 2 मुद्दों पर ही टिककर नहीं रह जाएगा, बात आगे भी बढ़ेगी। और बात यहां तक हो गई है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस बात को ले जाया जा रहा है और यहां भी वही चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में हो रही हैं, यानी फोर्स डिसअपियरेंस, लोगों की आवाजों को दबाए रखना, वहां के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अपनी बातें नहीं कहने देना। बिल्कुल। तो ये पूरे पाकिस्तान का एक फेनोमेना है जो इमर्ज होके आ रहा है। और ये जो डबल इंजन की सरकार वहां चल रही है, मुनीर साहब की और शरीफ साहब की, वो अब देखना होगा कि ये कहां जाएंगे। बिल्कुल, ये सऊदी अरेबिया में जाएंगे या समुद्र में जाएंगे। दीपक बोरा साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त एक मजबूत नेता की भी जरूरत है पीओके के लोगों को, जिसकी सरपरस्ती में आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके? वरना अभी तो राय जो है वो बहुत बटी हुई नजर आ रही है कि करें तो करें क्या। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक सेंटेंस में अगर मैं पाकिस्तान का इतिहास बताऊं जी, तो वो सेंटेंस ये है कि एक आलीशान बंगले में जो जनरल कुलकर्णी साहब जैक बूट पहनते हैं, भारी बूट पहनते हैं, वो ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों के, और रेशम के स्लीपर पहन के जो वहाँ के लोग रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री चाहे प्रेसिडेंट, वो नीचे आ रहे हैं, कैद में जा रहे हैं। लेकिन जो इस समय अगर जो आपने बात की, अ लीडर, एन एनलाइटेंड लीडर, सर, मैं गर्व के साथ कहता हूँ भारत के पास वैसा एक लीडर है। अगर वैसा व्यक्ति वहाँ पर चाहिए, वो फौज से नहीं हो सकता। इनकी ट्रेनिंग होती है सर तोड़ो, गोली मारो, बातचीत के जरिए से हल होगा। लेकिन अब ये दौर निकल चुका है सर। नाउ द ओनली वे आउट, मेरा मानना है, जो सरकार है वहां पर जो भी कह रहे हैं पीओके के लोग, जो भारत को अपने सामने देख रहे हैं, हमारी तरक्की को, उनको टॉप प्रायोरिटी देके कहिए हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, गिव अस अनदर चांस। ये एक एनलाइटेंड लीडर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त ऐसे लीडर की दरकार है पीओके को, यह भी साफ नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी तो हालात दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं पीओके में, हमारी नजर लगातार हालात पर बनी रहेगी।